स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज हम एनिमल राशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट, शुरू के दोनों पार्ट में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने राशन के बारे में चर्चा की थी, उसके प्रकार के बारे में चर्चा किया था। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और वो कैसे रोल प्ले करते हैं। आज के जो पार्ट रहेगा आपका, उसमें हम एनिमल फीडिंग प्रिंसिपल्स अर्थात पशुओं को आहार खिलाने का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और पेपर में इसमें से ना लगभग हर साल या कभी कभार लगातार ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा ये जो आज की क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका पहला पॉइंट, लिखा है कि पशुओं को संतुलित तथा आवश्यकता अनुसार आहार प्राप्त हो सके, इसके लिए पशुओं को आहार खिलाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और यही नियम आहार खिलाने के सिद्धांत कहलाते हैं। मतलब ये है कि आप जब किसी पशु को खाना दे रहे हैं तो उस खाना देने का कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? जैसे कि समय हो सकता है कि आपको नियमित रूप से देना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम, जैसे इंसानों के केस में होता है ना कि हम सुबह खाते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। वैसे ही फिर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी पे भी डिपेंड रहते हैं। क्वांटिटी भी एक सिद्धांत हो जाएगा कि सुबह हल्का खाना खाते हैं, हल्का लाइट करते हैं, उसके बाद दोपहर को थोड़ा हैवी खा सकते हैं, फिर रात को थोड़ा सा और लाइट खाया जाता है। तो ये होता है ना कि 4 रोटी खाना है तो फिर किसी को 3 रोटी खाना है, तो अलग अलग रहते हैं। पशुओं के केस में भी ये डिवाइड रहता है। अच्छा, ये कैसे डिवाइड रहता है? ये हो सकता है आपके शरीर के भार के अनुसार हो। ठीक है, बहुत सारे इसके क्राइटेरियाज हैं। तो ये कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार पशुओं को खाना देना चाहिए। तो कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत तो मैंने पहले ही बता दिया कि रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आप पशु को 2 दिन खाना दे रहे हो, 3 दिन खाना दे रहे हो, फिर बीच में गैप कर रहे हो, या सुबह खाना दे रहे हो, शाम को गैप कर रहे हो, फिर सुबह। ऐसा नहीं, आपको एक परफेक्ट शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि सुबह अगर आप 8 बजे दे रहे हैं तो फिर शाम को आप जो भी टाइम सेट करें 6 बजे। तो ये नियमित रूप से होना चाहिए। ठीक है, डाइट में चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइट में चेंज होगा ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चेंजेस आने लगते हैं। सेकंड आपका क्या है, पशुओं का आहार एकदम से नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं और हरे चारे के साथ आप मक्के का दाना दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर दिन उसको बदल रहे हैं कि एक दिन हरा चारा दे रहे हैं, एक दिन सूखा चारा दे रहे हैं, एक दिन मक्के का दाना दे रहे हैं, एक दिन बरसीम दे रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको एक कांस्टेंट डाइट प्लान सेट करना पड़ेगा। और अगर आप उस डाइट प्लान में चेंज चाहते भी हैं तो आपको सडन नहीं करना है। जैसे कि होता है ना कि हम रेगुलरली खाना खाते हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारा शेड्यूल रहता है, और किसी दिन हम पार्टी में या बाहर का खाना खा लेते हैं, तो आप देखिएगा कि उस दिन आपका डाइजेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको एकदम अजीब लगने लगेगा कि यार कुछ चीज़ तो नॉर्मल चल रही थी लेकिन अब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, होता है ना कि हम पार्टी वार्टी में चले जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो 1-2 दिन तक हमारे पेट थोड़ा सा चेंज आने लगता है, हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। यही चीज़ तो होती है पशुओं के केस में भी। तो इसीलिए उनका डाइट सडन चेंज नहीं करना है आपको। थर्ड पॉइंट है, पशुओं को 8 से 10 घंटे के अंतराल में एक दिन में 2 बार आहार देना चाहिए। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आपको यह है कि जैसे सुबह अगर आपने दे दिया है तो फिर 10 घंटे के बाद आप फिर से एक बार खाना दे दीजिए उनको। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार, ये तो लिस्ट, मतलब कम से कम 2 बार आपको देना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे में भी होता है ना कि अब अगर आप घर में रह रहे हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर दोपहर का लंच मिलता है, फिर शाम का सफ़र मिलता है, फिर रात का डिनर मिलता है। ये शेड्यूलिंग होती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये 4 चीज़ें, किसी जगह पे होता है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और अगर आप बाहर हॉस्टल्स में रह रहे हैं या कहीं और बाहर रह रहे हैं तो फिर तो बस लंच और डिनर ही होता है, ब्रेकफास्ट का तो टाइम भी नहीं मिलता। तो आपको एक शेड्यूलिंग करनी है कि इतने घंटे के बाद आपको ये खाना देना है, और ये पशुओं के केस में 8 से 10 घंटे के अंदर उनको एक बार आपको खाना दे देना है। फिर नेक्स्ट है आपका, पशुओं को पहले दाना और बाद में चारा या दाने के उपजात खिलाने चाहिए। मतलब फर्स्ट में आप उनको दाना खिला दीजिए, उसके बाद फिर आप चारा खिलाइए। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, पशुओं को चारे काट कर एवं कुट्टी बनाकर तथा दानों को भिगोकर एवं दलकर या पीसकर खिलाना चाहिए। इससे चारे एवं दानों की यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि आप फूड मटेरियल को जितना ज़्यादा लूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए फूड मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करता है। अब अगर आप दाने को डिश दे रहे हैं, वो एकदम हार्ड होगा, तो उसको चबाने में और उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में, पीसने में, ग्राइंड यही तो करता है ना दांत। दांत क्या करता है, उसको तोड़ता है। अब मान लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो चबा के नहीं खाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, अंदर के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो ग्राइंड करने में एनर्जी लगेगा। ठीक है,
बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही फूड मटेरियल को बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे अगर आपका चारा है तो उसको छोटे 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 टुकड़ों में आती है ना कटर मशीन, उससे काट दीजिए। जो आपके दाने हैं जो थोड़े हार्ड हैं उनको भिगा के रख लीजिए, जिससे कि वो थोड़े लूज़ हो जाए, चबाने में आसानी हो, डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो यही होता है कि जितना सिंपल फॉर्म में आप उसको प्रोवाइड करोगे, न्यूट्रिएंट उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, या न्यूट्रिशन के जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका पशुओं को कुल जो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता 75% भाग तथा शेक 25% भाग दानों से। मतलब ये कहना चाहता है ना कि जो आहार दिया जाता है ना पशुओं को, ठीक है, पशुओं के आहार में 75% आपका शुष्क पदार्थ और 25% आपका दाना होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये आपका पेपर में आया है। ठीक है, याद रखेंगे कि कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ दिए जाते हैं, तो 75% जिसको चारे के रूप में दिया जाता है। फिर वो अलग डिवाइड होता है, मोटा चारा और सूखा चारा, हरा चारा, ये अलग, वो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जो दाने की मात्रा है वो 25% और जो चारे की मात्रा है वो 75% चाहिए होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिर आपका खनिज लवणों की पूर्ति के लिए जो एडल्ट एनिमल्स जो होते हैं ना, वयस्क पशु होते हैं, उनको प्रति 100 किलोग्राम भार पे 8 से 10 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। अर्थात यदि आपकी गाय का जो वजन है 100 किलोग्राम, एक क्या बोल सकते हैं, वजन नहीं बोल रहा ना, वो बोलना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब यूनिट नहीं बोल सकते, कि स्टैंडर्ड उसका वेट डिसाइड किए हैं कि अगर आपके पशु का वेट जैसे मान लीजिए 200 किलो है तो क्या होगा, इसका डबल कर दीजिए। अगर आपका 300 किलो है तो इसका 3 गुना कर दीजिए। मतलब एक स्टैंडर्ड वेट लिया गया है कि अगर पशु का जो भार है वो 100 किलोग्राम है तो आपको 8 से 10 ग्राम नमक उसको प्रतिदिन देना है। अब वजन जितना ज़्यादा या कम है उसके अनुसार आपको क्या करना है, प्लस माइनस मतलब कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करना है ये आपको मैं आगे के स्लाइड्स में दिया है, ये मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है आपका पशु के आहार में सूखे एवं हरे चारों का अनुपात 1:3 या फिर 1:4 होना चाहिए। ठीक है, मतलब सूखे और जो हरे चारे हैं ना उनका रेशियो 1:3 या 1:4 होना चाहिए। दाने की बात यहाँ नहीं की जा रही है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, चारे की। ठीक है, चलिए मैं एक्चुअली बता देता हूँ। पशु का जो आहार है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, एक रहता है चारा और एक रहता है दाना। ठीक है, तो फिर जो आपका चारा रहता है वो दो में डिवाइड होता है, हरा और सूखा। ठीक है, जिसको हे और साइलेज भी बोला जाता है। हरा आपका जो रहता है वो साइलेज रहता है और जो सूखा रहता है वो हे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसको। इसके बाद पशुओं को कभी भी खाली पेट हरे एवं फलीदार चारे नहीं खिलाने चाहिए, इससे अफरा बीमारी होने का डर रहता है। ठीक है, अफरा बीमारी का मतलब क्या है पता है, कि बॉडी के जो आपका स्टमक है ना वहाँ पे गैस का बनना। ठीक है, मतलब जैसे इंसानों में होता है ना, गैस की प्रॉब्लम होती है, आप कुछ अटपटा खा लीजिए, देखिए आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। खाली पेट में इसे बोला जाता है कि खाली पेट में अगर आप कुछ मसालेदार खा लें या चाय पी लें तो डाइजेशन नहीं होता और गैस बनता है। ठीक है, तो सेम ये चीज़ क्या होती है, नॉर्मल इन पशुओं में भी होती है। इसलिए इंसानों को बोला जाता है कि पहले आप पानी पी लीजिए या फिर कुछ लाइट खा लीजिए, उसके बाद आप फिर जो भी चीज़ यूज़ कीजिए तो बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट है चारों को छार में डुबोकर खिलाने से यूटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब छार में डुबाने का मतलब ही है कि पहले से ही जो आपका फूड मटेरियल है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है दूध देने वाले पशुओं को जो दाने दिए जाते हैं ना उसमें 17% डीसीपी और 70% टीडीएन होना चाहिए। डीसीपी का मतलब रहता है डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन। ठीक है, मतलब पाच्य क्रूड को कच्चा और प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, पाच्य कच्चा प्रोटीन। और टीडीएन को बोला जाता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, अर्थात कुल पाच्य पोषक। ये क्या होता है ये आगे के स्लाइड्स में दिया है। ठीक है, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद ये है कि प्रति गाय एवं भैंस को हरे चारे की अधिकतम मात्रा 35 से 40 किलोग्राम ही खिलानी चाहिए। ठीक है, मतलब एक गाय को या एक भैंस को एक दिन में 35 से 40 किलोग्राम चारा, जो आपका हरा चारा है ना वो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पानी की मात्रा कितनी दी जाती है, 30 से 35 लीटर। जैसे इंसानों में 4 से 5 लीटर की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही गायों में 30 से 35 लीटर देने चाहिए। जबकि अगर आपकी सूखी गाय हो जो ड्राई पीरियड में रहती है, जो ड्राई काउ जिसको बोलते हैं ना, इससे प्रोडक्शंस नहीं लिए जाते हैं, उसको 25 लीटर पानी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पशुओं को रोजाना नियमित अंतराल पर ही चारा एवं दाना देना चाहिए।
स्टार्टिंग में ये डिस्कशन हो चुका है कि आप फिक्स टाइम कर दो कि सुबह अगर आप 10 बजे खाना दे रहे हो, 8 बजे खाना दे रहे हो, तो उसके जस्ट 8 और 10 घंटे के इंटरवल में वापस शाम को 6 या 7 बजे आपको खाना दे देना है। ठीक है, टाइमिंग को बार बार चेंज नहीं करना है कि आज 8 बजे है तो फिर कल 10 बजे कर दिए, फिर परसों सुबह 6 बजे दे दिए, ये नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो, लिख लो, समझ लो, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, रटना नहीं। ठीक है, मतलब किसी की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है तो अलग बात है, बट समझना आपको, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से तो आप 2017 का पेपर देख लो, 16 का देख लो, 15 का देख लो, 18 का देख लो, 19, पता नहीं, हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पूछा क्या जाता है, आपको गाय या भैंस के शरीर का वजन दे दिया गया होगा और आपको या तो शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछ दी जाएगी या तो दाने की मात्रा पूछ दी जाएगी। ठीक है, पता है ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है, शुष्क पदार्थ है। अच्छा, ड्राई मैटर क्या होता है, सबसे पहले आप यही जान लीजिए। ठीक है, हम पिछले में भी बात किए थे शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ, तो शुष्क पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है। तो शुष्क पदार्थ जो रहता है ना, संपूर्ण जो भोजन रहता है ना, संपूर्ण भोज्य पदार्थ में से जल की मात्रा को निकाल देने के बाद जो पदार्थ बच जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका फूड मटेरियल है ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को हटा दीजिए, तो उसके बाद जो आपका मटेरियल बचेगा वो क्या होगा, आपका ड्राई मैटर। मतलब रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड मटेरियल इज कॉल्ड ड्राई मैटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ड्राई मैटर इज इक्वल्स टू फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थ माइनस संपूर्ण जल की मात्रा या टोटल मॉइस्चर। जैसे आप खत्म करेंगे, जो आपका मटेरियल बच गया वो क्या होगा, आपका ड्राई मैटर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको 2017 में शायद पूछा गया था कि यदि एक दुधारू गाय जिसका वजन 500 किलोग्राम है, उसको शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, और उसका लिया गया था आंसर 12.5 से 15 किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर लिया गया था। अब कैसे लिया गया था ये समझेंगे आप। तो ये कुछ आपको लिस्ट दिए गए हैं कि अगर आपकी देसी गाय है तो उसको 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम, यहाँ याद रखने वाला बात क्या है, ठीक है, यही आप ध्यान से समझेंगे कि गाय का वजन कितना लेना है आपको, 100 किलोग्राम। पेपर में आपको क्या दिया रहता है, 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, अलग अलग दिए रहते हैं। तो यहीं पे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन करना है, गलती नहीं करेंगे। तो यदि आपके देशी गाय होगी या जो अ, सामान्य गाय रहती है, अगर उसके शरीर का वजन 100 किलोग्राम है तो उसको 2.5 किलोग्राम क्या देना पड़ता है, शुष्क पदार्थ। यदि संकर गाय है तो 2.5 से 3 किलोग्राम। यदि देशी भैंस है तो 3 किलोग्राम। यदि संकर भैंस है तो 4 से 6 किलोग्राम। भेड़ है तो 4 किलोग्राम, और अगर बकरी है तो 4 से 5 किलोग्राम। अब ये जो 4 से 5 किलोग्राम है ना, ये दो हिस्से में टूटती है। यदि आपकी बकरी को मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो उसके 100 किलोग्राम वजन में 4 किलोग्राम क्या दिया जाता है, शुष्क पदार्थ। और यदि उसको दूध उत्पादन के लिए पाला जा रहा है तो 5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि यदि एक दुधारू गाय जिसके शरीर का वजन 500 किलोग्राम है तो शुष्क कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ना बचपन में बचपन के गणित में जाना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 किलोग्राम अगर शरीर का भार है तो कितने किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता है, 2.5 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम वजन में कितना शुष्क पदार्थ चाहिए, 2.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम अगर शरीर का वजन होगा तो कितना चाहिए होगा, 2.5, और ये डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, 100। यहाँ तक सही है। अब हम मान लेते हैं शरीर का वजन हमको कितना दिया है, 500, तो यहाँ पे क्या कर दो, 500 को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब 5 को आपको गुणा करना है 2.5 से, गुणा कर दीजिए। 2.5 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपका 12.5 किलोग्राम आ जाएगा। क्लियर है। अब जो आपका ऑप्शन था वो कितना था, 12.5 से 15 किलोग्राम। ठीक है, कितना था, 12.5 से 15 किलोग्राम। तो 15 कैसे आएगा, जैसे मैंने बोला संकर गाय है, दुधारू गाय मैंने पहले ही बोल दी थी, तो दुधारू गाय में कितने की आवश्यकता होती है, 3 किलोग्राम की। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 2.5 का 5 से गुणा किए थे, अब 3 का 5 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 15 किलोग्राम।
समझ गए? तो ये सब कुछ, ये सारी चीज़ों में आपको करना है ना। ये गाय है, भैंस है। अब मान लेंगे अगर आपको संकर भैंस का पूछा कि यदि संकर भैंस का वजन 500 किलोग्राम है तो आप 4 और 6 को रखेंगे। यदि आपको भेड़ का पूछा गया तो 4 को रखेंगे। यदि आपको बकरी, दुधारू बकरी पूछा जा रहा है तो आप कितने को रखेंगे? 5 को रखेंगे। यदि आपको मांस वाली पूछी जा रही है तो 4 को रखेंगे। तो ऐसे आपको रखते जाना है। सेम यही चीज़ नीचे जो है आपका दाना में करते हैं। यदि आपको पूछा है कि यदि कोई गाय है, देखिए वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मान लेंगे कि बस आपको सवाल ये पूछा है कि यदि गाय के जीवन निर्वाह के लिए दाने की आवश्यकता होती है तो 1 से 1.5 किलोग्राम। जीवन निर्वाह मतलब समझ रहे हैं ना, बस जिंदा रखने के लिए उसको कितना दाना देना पड़ता है? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन। अच्छा हाँ, ये भी बता देता ना, ये जो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है ना, ये प्रतिदिन होती है। ठीक है, जो 15 किलोग्राम या 12 किलोग्राम निकलेगा ना आपका, वो कितना होगा? प्रतिदिन के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है आपका जीवन निर्वाह भैंस के लिए कितना? 2 किलोग्राम प्रतिदिन देना है। अब बात आती है कि यदि कोई गाय है जो दूध उत्पादन दे रही है तो दाने की कितनी मात्रा दी जाएगी? तो याद रखेंगे, यहाँ जो 1 से 1.5 या 2.5 किलोग्राम लिखा गया है ना, ये इसमें ऐड होगा। मतलब 1.5 किलोग्राम तो या 1 किलोग्राम तो आप जीवन निर्वाह आहार देंगे ही देंगे, उसके साथ एडिशनल दूध उत्पादन के लिए ये आहार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे गाय में क्या लिखा? 1 से 1.5 किलोग्राम लिखा ना। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ ना थोड़ा सा गलत हो चुका है एक चीज़। यहाँ पे 1 से 1.5 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, ये 1.5 को काट दीजिएगा आप। ठीक है, सिर्फ 1 होगा। 1 किलोग्राम कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो जीवन निर्वाह के लिए तो आप देंगे ही, मान लेते हैं जीवन निर्वाह के लिए आपने कितना दिया? 1.5 किलोग्राम दाना दिया। प्लस अब अगर आपकी गाय 5 लीटर दूध उत्पादन दे रही है, ठीक है, प्रतिदिन कितना दे रही है? 5 लीटर दूध उत्पादन। तो देखिए 2.5 किलोग्राम या 2.5 लीटर दूध उत्पादन के लिए आप कितना दाना दे रहे हैं? 1 किलोग्राम। तो अगर 5 होगा तो इसका डबल हो गया, तो दाने की संख्या कितनी हो जाएगी? डबल कर दीजिए, मतलब 3.5 किलोग्राम दाना। तो जो आपको एडिशनल दाना देना है ना, ये जो 2 हो रहा है या 3 हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि गाय का दूध उत्पादन कितना है। अगर 2.5 लीटर है तो 1 किलो देना है, यदि 5 लीटर है तो 2 किलो देना है, यदि फिर आगे और बढ़ते जाइए, ठीक है, 7.5 लीटर है तो 3 किलोग्राम देना है। तो ये डिपेंड करता है कि दूध उत्पादन कितना है। प्रति 2.5 किलोग्राम के लिए कितना है? 1 किलोग्राम आपको दाना अलग से देना है जीवन निर्वाह के साथ। और भैंस के केस में क्या हो जाता है? 3 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम आपका जो दाने की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आपका ना पशुओं के लिए, जो आपके विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं ना, उनके लिए आवश्यकता, जो आपके खाना दे रहे हैं ना आप, उनके खाने के लिए आवश्यकता क्या आवश्यकता होती है भाई? तो आपको आवश्यकता ये याद रखना है कि उपयोगिता और पोषकता ज्ञात करने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि गाय के लिए ना ये 3 किलोग्राम रहता है, जबकि भैंस के लिए 2.5 किलोग्राम रहता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा कि 3 किलोग्राम दूध उत्पादन अगर कोई गाय कर रही है तो उसके लिए 1 किलोग्राम आपका क्या किया जाता है? दाना दिया जाता है। और यदि 2.5 किलोग्राम कोई भैंस दूध उत्पादन कर रही है तो उसके लिए 1 किलोग्राम आपका दाना दिया जाता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको सुधार लेंगे। अचानक से मुझे याद है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि भैंस की तुलना में गाय का दूध उत्पादन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे मात्रा भी ज़्यादा ली जा रही है। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे कि यदि कोई गाय 3 लीटर दूध या 3 किलोग्राम दूध प्रतिदिन उत्पादन कर रही है तो उसको 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना दिया जाएगा। और यदि भैंस है और 2.5 किलोग्राम या 2.5 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम अतिरिक्त आहार दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको पशु आहार की उपयोगिता और पोषकता ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, आपको पूछ दिया जाता है, जैसे आप हमेशा मुझसे पूछते हैं ना कि टीडीएन क्या होता है, डीसीपी क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल रेशियो क्या होता है। तो चलिए आज आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, ज्ञात करने की 6 विधियाँ हैं। ठीक है, और एक जो ये लास्ट विधि है ना, ये ग्रॉस एनर्जी है, मतलब टोटल, इन सब का टोटल जो रहता है ना उसको ग्रॉस एनर्जी बोलते हैं। मेन आपका क्या मेथड है? 6 मेथड है, और सातवां जो क्या है वो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। तो कौन कौन सी विधि है? पहला है आपका डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट, जिसको डीसी बोला जाता है। दूसरा है आपका टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, जिसको टीडीएन बोला जाता है। तीसरा है आपका पाच्य कच्ची प्रोटीन, जिसको डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन डीसीपी कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पोषक अनुपात, जिसको न्यूट्रिटिव रेशियो या एनआर अनुपात कहा जाता है। फिर आपका स्टार्च इक्विवेलेंट रेशियो, जिसको एसई कहा जाता है।
और फिर आपका प्रोटीन इक्विवेलेंट जिसको पीई कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका पाचकता गुणांक जिसको डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है ना आपका, खाद्य पदार्थों की पाचकता से तात्पर्य उस भाग से है जो मल में उत्सर्जित नहीं होता तथा पशुओं के द्वारा पचा लिया जाता है। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट। डाइजेस्टिव मतलब क्या है, पाचन। जो भोज्य पदार्थ आपको दिया जा रहा है उसमें से आप कितने प्रतिशत को अवशोषित कर रहे हैं, कितने प्रतिशत का डाइजेशन हो रहा है, उसी की मात्रा ज्ञात करना डाइजेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। मान लेते हैं कि मैं आपको, जैसे आपको एक पशु को 100 किलोग्राम खाना दे रहा हूँ और वो कितना किलोग्राम खाना जो है उसको पचा रहा है और कितना किलोग्राम खाना को बाहर निकाल रहा है, यही क्या कहलाता है आपका डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट। मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम खा रहा है, 80 किलोग्राम को पचा रहा है और 20 किलोग्राम को बाहर निकाल रहा है, तो डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कैसे है देखेंगे। तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि जब पाचकता गुणा, सॉरी यहाँ पे है ना, ये लाइन हमने छोड़ दिया था, किसी भी पशु जो रहता है उसके खाद्य में उपस्थित पोषक तत्वों की संपूर्ण मात्रा पशु शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप देंगे उसमें से कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही, मतलब बाहर निकलेगा, जो कि एक्सक्रीशन के थ्रू, तो उसको काउंट नहीं करना है, जो वो डाइजेस्ट कर रहा है उसको काउंट करना है। तो जब पाचकता गुणांक को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तब इसे पाचनशीलता कहते हैं। ठीक है, कभी कभार देखिए आपका डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट ना खुल के ना डाइजेस्टिविटी पूछ देता है कि 100% में आपकी डाइजेस्टिविटी कितनी है। ठीक है, डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है जानता है आपको, मैं भी बताऊंगा कि जैसे 10 किलोग्राम खा रहा है तो कितना किलोग्राम पचा रहा है, और जबकि डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि 100% में कितने प्रतिशत को पचा रहे हैं। एक में हम मात्रा देख रहे हैं और एक में हम प्रतिशत देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ आपके आपको ये बात। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू पशु द्वारा खाए गए पोषक तत्व की मात्रा, ठीक है, माइनस गोबर द्वारा निकाले पोषक तत्वों की मात्रा, डिवाइडेड बाई पशु को दी हुई कुल पोषक तत्वों की मात्रा। तो ये दोनों सेम ही होता है ना, पशुओं के द्वारा खाई गई और पशुओं के द्वारा दी गई पोषक तत्वों की मात्रा एक ही होती है। तो आपको जो पशुओं को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है उसको आई से डिनोट करते हैं, और जो गोबर निकलता है उसको ओ से डिनोट करते हैं। तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है कि डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू आई माइनस ओ डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, मतलब खाए हुए या प्रदान किए हुए भोज्य पदार्थ की मात्रा माइनस गोबर द्वारा निकाले गए भोज्य पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाई प्रदान किए गए भोज्य पदार्थ की मात्रा। अब डाइजेस्टिबिलिटी जब निकालना होता है ना, ये तो आपका क्या रहा, डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट। डाइजेस्टिबिलिटी में कुछ नहीं करते हैं, इंटू 100 कर दिया जाता है। ठीक है, इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू आई माइनस ओ डिवाइडेड बाई आई इंटू 100। तो ये आपका क्या हो गया, डाइजेस्टिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी जो गाय है ना उसको क्या दिया जा रहा है, 10 किलोग्राम अपन दे देते हैं क्या, मक्का। क्या दे देते हैं, मक्का। और ये बोला गया है कि इसमें से 50% आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए प्रोटीन ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो प्रदान की गई मात्रा कितनी है, 10 किलोग्राम। इसमें प्रोटीन कितना है, 50%। तो 10 किलोग्राम का 50% कितना होगा, 5 किलोग्राम। तो आपका प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको देखिए निकालने के लिए मैंने बताया ना कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रत्येक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के लिए प्राचकता गुणांक अलग अलग होता है। तो अभी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए, कि अगर आप उसको 10 किलोग्राम मक्का दे रहे हैं तो उसमें 5 किलोग्राम प्रोटीन है। तो ये आई का मान है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 5 किलोग्राम। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि 5 किलोग्राम गोबर निकल रही है जिसमें 10% प्रोटीन प्राप्त हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। खाया कितना है, 10 किलोग्राम जिसमें 50% प्रोटीन है, निकाल कितना रहा है, 5 किलोग्राम जिसमें 10% प्रोटीन है। तो 5 किलोग्राम का 10% आप निकालिए, 5 किलोग्राम का 10%, तो आपका कितना निकल जाएगा, अगर 5 किलोग्राम का आप 10% निकाल रहे हैं तो 0.5। मतलब क्या है कि जो वो गोबर बाहर निकाल रहा है ना उसमें 0.5 किलोग्राम क्या है भाई, प्रोटीन है, जबकि उसके खाने में कितना प्रोटीन था, 5 किलोग्राम। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या है, पशु द्वारा खाए गए पोषक तत्वों की मात्रा 5 किलोग्राम,
माइनस निकाले गए पोषक तत्व की मात्रा 0.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाई खाने वाले जो पोषक तत्व की मात्रा कितनी है 5। आप पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा कितना पता है 0.9। ये क्या है आपका डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट कितना है, डाइजेस्टिव कोएफिशिएंट कितना है आपका 0.9। अब अगर डाइजेस्टिबिलिटी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है 0.9 इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 90%। मतलब जो खाना आप दे रहे हैं पशु को, ठीक है, जो पशु को जो 100% प्रोटीन दे रहे हैं उसमें 90% प्रोटीन का वो यूज़ कर रहा है, केवल 10% प्रोटीन जो है वो आपका बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का मतलब आप बस ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उपस्थित पोषक तत्व ये वो, नाम से क्या पता चल रहा है टोटल डाइजेस्टिव मतलब कुल पाच्य, न्यूट्रिएंट मतलब जो भी न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं, जैसे वसा हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, तो इन टोटल में से कितना प्रतिशत वो डाइजेस्ट किया है, टोटल डाइजेस्टिव बोला जा रहा है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट इज इक्वल्स टू पाच्य प्रोटीन मतलब टोटल प्रोटीन जो भी आपने जो भी पशु ने डाइजेस्ट किया, दूसरा कुल पाच्य कार्बोहाइड्रेट मतलब टोटल डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट, तीसरा कुल पाच्य वसा मतलब टोटल डाइजेस्टिव फैट, इसको इंटू करना है किससे 2.25 से। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट है ना पोषक तत्व हैं उनका टोटल डाइजेस्टिव निकाल दीजिए और उसको किससे इंटू कर दीजिए 2.25 से, तो आपका क्या निकल जाएगा डाइजेस्टिव टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। अब मान लेते हैं कभी कभार ना टोटल डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट ना दे के ना, या तो आपको तंतुमय रेशा और नाइट्रोजन रहित जो निष्कर्ष है स्टार्च या शर्करा ये दे देगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आपको पूछा है कि एक पशु आहार में 8% क्या है आपका टोटल डाइजेस्टिव प्रोटीन, ठीक है, क्या है टोटल डाइजेस्टिव प्रोटीन ना, प्लस आपका 6% क्या है टोटल डाइजेस्टिव फैट, प्लस अब आपको बोला है 16% है आपका रेशा और 4% है नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष जिसको मान लेते हैं शर्करा, शर्करा, ठीक है। अब इसको क्या करना है टोटल डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट निकालने के लिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20, आ गया ना 20। तो यहाँ पे आपका टोटल डाइजेस्टिव कार्बन आ गया 20, टोटल डाइजेस्टिव प्रोटीन आ गया 8 और आपका जो वसा है वो आ गया 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करना है 20 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 2.25। आप इन टोटल को इंटू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 41.50%। मतलब जो आप खाना दे रहे हैं ना टोटल 100%, उसमें से 41.50% खाना क्या हो रहा है डाइजेस्ट हो जा रहा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, ठीक है। यहाँ डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन में क्या रहता है कि जो आपका कच्चा रेशा रहता है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा आपने डाइजेस्ट की है ये निकालना है ना। पाच्य प्रोटीन जो रहता है, जो पाच्य कच्चे प्रोटीन, इस विधि के द्वारा पशुओं के आहार का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्रूड प्रोटीन के मान मतलब क्रूड प्रोटीन का मान ज्ञात होना चाहिए। और क्रूड प्रोटीन को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है कि आपके भोजन में नाइट्रोजन को 6.25 से गुणा कर दीजिए, आपका क्रूड प्रोटीन निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका पूछा गया कि यदि किसी चारे में 5% नाइट्रोजन हो तो क्रूड प्रोटीन और डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन का मान कितना होगा। कितना बोला है मैंने 5% आपका नाइट्रोजन है तो 5 इंटू 6.25 कर दीजिए आप। जैसे आप करेंगे कितना आएगा 31.25। ये आपका क्या आ गया क्रूड प्रोटीन का मान आ गया, ठीक है। अब डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन का मान आपको निकालना है, तो क्रूड प्रोटीन के मान को 31.35 को इंटू कर दीजिए आप 0.9115 और इन सबको माइनस कर दीजिए 3.67 से। किससे कर दीजिए 3.67 से। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना आपकी वो क्या होगी आपकी डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन की, ठीक है। क्या होगा डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, इसका मान 24.45 के आसपास आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट
पोषक अनुपात, न्यूट्रिशनल रेशियो। तो न्यूट्रिशनल रेशियो को ज्ञात करने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या होता है कि TDN को माइनस कर दीजिए DCP से और डिवाइड कर दीजिए DCP से, तो आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रिशनल रेशियो। न्यूट्रिशनल रेशियो मतलब क्या रहता है कि कुल पाच्य तत्व को आप माइनस कीजिए पाच्य कच्चे प्रोटीन से और डिवाइड कर दीजिए पाच्य कच्चे प्रोटीन से, तो आपका डाइजेस्टिव न्यूट्रिशनल रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि TDN 72% है और DCP 32% है, तो न्यूट्रिशनल रेशियो का मान निकाल के दीजिए। तो 72 माइनस 32 और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 32। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 के आसपास आएगा। ये आपका क्या है, न्यूट्रिशनल रेशियो का। ठीक है, फिर आपका देखिए दो और बचा है, स्टार्च इक्विवेलेंट मेथड और प्रोटीन इक्विवेलेंट। इसका जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि स्टार्च इक्विवेलेंट रेशियो क्या रहता है ना, यूरोपीय देशों में जनरली यूज़ किया जाता है और ये ऊर्जा मापने के लिए अच्छी यूनिट है। इसमें क्या करते हैं कि स्टार्च तुल्यांक जो पदार्थ रहता है ना, स्टार्च इक्विवेलेंट मेथड, इसमें स्टार्च की किलोग्राम में वह मात्रा जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ के 100 किलोग्राम मात्रा से प्राप्त होने के बराबर। मतलब मान लीजिए कि अगर 100 किलोग्राम आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ को खा रहे हैं, उससे जो एनर्जी आपको मिल रही है वही एनर्जी आपको स्टार्च की जितनी मात्रा से मिलेगी ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्टार्च इक्विवेलेंट मेथड। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एग्जाम्पल के लिए किसी पदार्थ का स्टार्च तुल्यांक कितना है, 60 है। क्या है, स्टार्च तुल्यांक 60 है। मतलब ये हुआ कि उस जो पदार्थ है उसके 100 किलोग्राम भार में जितना ऊर्जा प्राप्त हो रहा है ना आपको, उसी ऊर्जा का मान आपको 60 किलोग्राम स्टार्च से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप 10 किलोग्राम आलू खा रहे हैं, ठीक है, आलू नहीं लेते, आलू में ही तो स्टार्च मिल जाएगा आपको। चलिए मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम आप सेव खा रहे हैं, तो उससे जितना एनर्जी आपको मिल रहा है ना, उतना ही एनर्जी आपको 6 किलोग्राम स्टार्च खाने से मिल जाएगा। समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर 10 किलोग्राम आप एप्पल खा रहे हैं, उससे आपको जो भी एनर्जी मिल रही है उतनी ही एनर्जी आपको 6 किलोग्राम स्टार्च से मिल जाएगा। अब ये एप्पल में भी स्टार्च होगा या नहीं होगा वो अलग मैटर है, ठीक है, मैं बस कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अरे यार कहाँ चले गए। फिर नेक्स्ट है आपका और जो लास्ट है वो है आपका प्रोटीन इक्विवेलेंट। तो जिन जगहों पर आपका DCP यूज़ नहीं किया जाता है ना, उस जगह पर अपन क्या कर देते हैं, प्रोटीन इक्विवेलेंट को यूज़ कर देते हैं। तो प्रोटीन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू DCP परसेंट प्लस TDN परसेंट डिवाइडेड बाई 2। क्या है, DCP परसेंट प्लस TDN परसेंट डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा है। मान लेते हैं आपका DCP 32% है, TDN आपका 70% है। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 102, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका प्रोटीन इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 51% निकल गया। तो ये आपका जो क्लास था आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। TDN कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, DCP कैलकुलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो जो शुष्क चारा और दाने वाला था ये आपको पूछा जाता है। तो आई होप आज की क्लास से आपको बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, और अगर कोई भी डाउट हो इसके बाद तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।